प्यारे बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और बच्चों ये ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने जो इसके पहले चैप्टर जो अभी हम पढ़ रहे थे त्रिभुज, वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, समाप्त कर लिया है। आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो जो आपका पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन है, जो कि आपकी बुक के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, इसके अनुसार बच्चों परिमेय संख्याएँ, घातांक, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएँ, व्यंजकों का गुणनखंड, रचनाएँ और वाणिज्य गणित, त्रिभुज, यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने जो है वो हल कर लिया है। और अपना चैप्टर जो है वो यहाँ तक के हम लोगों ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अक्टूबर तक के महीने तक का। और बच्चों अब हमको बढ़ना है आगे। तो अक्टूबर के महीने में ही आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन के लिए लिखा हुआ है। तो देखिए अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे हम नया अपने सिलेबस में आगे इस तारतम्य में आगे बढ़ते हुए हमें इस त्रिभुज की बात पढ़ना है, सांख्यिकी है। तो सांख्यिकी चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा एक नया चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। बच्चों जो हमारा इकाई 3 है सांख्यिकी, इसमें हम पाई चार्ट यानी वृत्तारेख की अवधारणा तथा उसका निरूपण पढ़ेंगे, आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति और उसके बारे में पढ़ेंगे, समांतर माध्य की गणना किस प्रकार से की जाती है जब बारंबारता नहीं दी हुई हो, और जब बारंबारता दी हुई हो तब समांतर माध्य की गणना हम किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में इस चैप्टर में हम बच्चों पढ़ेंगे। तो बच्चों इसके पहले की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि आंकड़े किसे कहा जाता है। तो जो निश्चित उद्देश्य से संख्यात्मक तत्व एकत्रित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आंकड़े कहा जाता है। यानी हम किसी निश्चित उद्देश्य से अगर कोई कुछ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा आंकड़ा कहलाएगा। ठीक है। तो और जो पहले तो जो हमने आंकड़े एकत्रित किए हैं तो वो तो अव्यवस्थित रहेंगे ना, तो अव्यवस्थित रहते हैं कि हाँ चलो हमें आंकड़े मिल गए। अब इसके बाद उनको हम विश्लेषण करते हैं, उनको हम अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं, बारंबारता सारणी बनाते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों के चित्रीय निरूपण के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। पिक्टोग्राफ यानी चित्रारेख एवं बार ग्राफ यानी दंडारेख, ये बनाना हम लोगों ने सीख लिया है पिछली कक्षाओं में। अब इस इकाई में हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों के पाई चार्ट यानी वृत्तारेख की अवधारणा तथा निरूपण पढ़ेंगे, केंद्रीय प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य, साथ ही बारंबारता ज्ञात होने पर समांतर माध्य का अध्ययन जो है इसमें करेंगे। तो वृत्तारेख या पाई ग्राफ की अवधारणा तथा निरूपण ये देख लीजिए बच्चों। वृत्तारेख, तो वृत्तारेख से तात्पर्य वृत्त के जैसा कोई आरेख होगा या इसी को कहा जाता है पाई ग्राफ। ठीक है। तो पाई ग्राफ में क्या होगा, इस तरीके से एक वृत्त बना होगा, ठीक, और इसमें त्रिभुज के रूप में जो है उनकी आंकड़ों को निरूपित किया गया होगा। तो पूरा वृत्त जो है वो 360 डिग्री, इसके पूरे वृत्त का कितना एंगल होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। इन 360 डिग्री के एंगल को जो है वो उनकी परसेंटेज के हिसाब से जो है वो बांटा गया है। ठीक। तो ये इस ऐसे जो ग्राफ बने होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, पाई ग्राफ या वृत्तारेख कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें त्रिज्यखंड के रूप में जो है वो किसी वृत्त के त्रिज्यखंड के रूप में जो है वो आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। तो ये निरूपण बच्चों क्या कहलाता है, वृत्तारेख या सर्किल ग्राफ कहलाता है। और वृत्तारेख जो है वो संपूर्ण और उसके भागों में संबंध को दर्शाता है। संपूर्ण वृत्त को त्रिज्यखंड में बांटा गया है यानी विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक त्रिज्यखंड की माप जो है वो उसके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती होती है। और ये जो है ये जो हमारा वृत्तारेख है इसे क्या कहा जाता है, पाई चार्ट भी कहा जाता है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, पाई चार्ट क्या है, वृत्तारेख क्या है या सर्किल ग्राफ क्या है। आइए बढ़ते हैं अब हम अपने अभ्यास 3A की ओर। तो 3A का पहला प्रश्न है बच्चों, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ के द्वारा निरूपित किए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। वार्षिक परीक्षा का परिणाम है और 60 शिक्षार्थियों का है। तो यहाँ पर जो परिणाम है, यहाँ देखिए द्वितीय प्रथम श्रेणी से 60% लोग, 60 अंश, ठीक है, प्रतिशत नहीं है बच्चों, ये 60 डिग्री का जो कोण बना रहा है यानी उतने लोग क्या है, प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। ठीक। 180 डिग्री का जो अंश बन रहा है यानी ये आधा वाला जो दिख रहा है हमें, यानी ये द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं। तृतीय श्रेणी में 90 डिग्री का अंश जो बन रहा है वो बच्चे जो हैं वो तृतीय श्रेणी में पास हैं। और 30 अंश का जो कोण बना रहा है वो दिखा रहा है कि इतने बच्चे क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हो गए हैं। तो इसमें बच्चों हमें क्या करना है, देखिए प्रश्न दिए हुए हैं, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं।
तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे आप ये देख के ही बता सकते हैं कि सबसे अधिक शिक्षार्थी जो है वो किस श्रेणी में सबसे ज़्यादा भाग कौन सा दिख रहा है आपको। ये आधा वाला भाग जो है ये पूरा इतना आधा दिख रहा है, यानी 180 अंश का जो कोण दिख रहा है, यानी सबसे बड़ा कोण है, यानी ये द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। लिख लेंगे आप, यहाँ पे लिख लीजिएगा, द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, उत्तीर्ण की बात की गई है तो यहाँ पर 3 उत्तीर्ण की श्रेणी है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द्वितीय तो सबसे ज़्यादा था, 180 अंश का इसमें कोण बन रहा था, प्रथम में बन रहा है 60 अंश का कोण और तृतीय में बन रहा है 90 अंश का कोण। तो इसमें पूछा गया है सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे कम शिक्षार्थी जो है वो देखिए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। क्योंकि 60, 90 और 180 में सबसे कम कौन सा अंश वाला कोण है, तो 60 अंश सबसे कम वाला है, इसलिए सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो सबसे कम जो है वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। प्रथम आ जाएगा यहाँ पे, प्रथम श्रेणी, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्रथम श्रेणी। अब इसके बाद अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर बच्चों हमें संख्या ज्ञात करनी है। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों का जो ये डिग्री वाला कोण है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए तो सबसे पहले बच्चों इसमें हमें क्या ज्ञात करना हुआ है कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो इसका तीसरा पॉइंट है जो है, पहले प्रश्न का तीसरा पॉइंट हम ज्ञात कर रहे हैं। तो चूँकि दिया हुआ है टोटल कितने छात्र हैं, तो 60 छात्र हैं, यानी शिक्षार्थी हैं। तो 60 शिक्षार्थी दिए हुए हैं, तो इसका और जो हमारा ग्राफ बना हुआ है बच्चों वो कितना है, 360 डिग्री का पूरा एंगल है, यानी 60 शिक्षार्थी बराबर है 360 डिग्री का एंगल। तो एक शिक्षार्थी बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बटे 60, ठीक। तो यानी ये कट जाएगा, 6×36, यानी एक शिक्षार्थी जो है वो 6 डिग्री का एंगल जो है वो दर्शा रहा है। तो अब चूंकि हमारे पास कितने डिग्री का अनुत्तीर्ण जो है दिखाना है हमें, तो अनुत्तीर्ण कितने हैं, तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि 30 डिग्री के एंगल है उसमें अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों का कोण बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ये दिया हुआ है ना, चित्र से ही स्पष्ट है ना। तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी बराबर कितने हो जाएंगे, तीर्ण शिक्षार्थी जो हो जाएंगे। अब 60 डिग्री अगर कोण बन रहा है, 6 डिग्री का बन रहा है कोण, तो एक शिक्षार्थी है। तो 30 डिग्री का बन रहा है, तो कितने हो जाएंगे, 30/6। 30/6 मतलब क्या हो जाएगा, 6 × 6 6 × 5 30, यानी कितने जो है बच्चे अनुत्तीर्ण हैं, 5 बच्चे अनुत्तीर्ण हैं, ठीक है। तो आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा कि जो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। अब इसके बाद इसका दूसरा जो है पूछा गया है, चौथा वाला भाग पूछा गया है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में क्या अनुपात है। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात क्या है। तो यहाँ पर बच्चों प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का हमें निकालना है। तो पहले हम प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे हैं और द्वितीय श्रेणी में कितने बच्चे हैं वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो प्रथम श्रेणी के लिए ज्ञात करने के लिए, क्योंकि दिया है प्रथम श्रेणी का कोण कितना दिया हुआ है, प्रथम श्रेणी में शिक्षार्थियों का कोण तो प्रथम श्रेणी में दिया है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमने 30 डिग्री का कोण था तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी निकाला था। अब यहाँ प्रथम श्रेणी में कितने शिक्षार्थी होंगे निकाल लेते हैं। प्रथम श्रेणी में शिक्षार्थियों की संख्या या शिक्षार्थी में उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा, यहाँ पे चूँकि 60 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60/6, ठीक। 6 क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था कि 6 डिग्री जो है वो ये यहाँ पे निकाला है ना,
6 डिग्री जो है वो एक शिक्षार्थी के बराबर है। तो इसी तरीके से 7 डिग्री कितने शिक्षार्थी के बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 कम 6 10, यानी प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं? 10। ठीक, अब इसी तरीके से हमें क्या निकालना है? द्वितीय श्रेणी में, तो द्वितीय श्रेणी के लिए भी निकाल लेंगे। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों का कोण कितना दिया हुआ है? तो द्वितीय श्रेणी में जो है 180 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 180/6। ठीक है, 6 समझ में आ रहा है ना? ये जो हम लोगों ने पहले निकाल लिया था, 6 डिग्री जो है वो एक विद्यार्थी के बराबर है। तो 6 से कर 6 कम 6 तो 6 त्रिक 18। ठीक है, तो 6 त्रिक 18 यानी कितने विद्यार्थी होगा? 30 विद्यार्थी ना। तो अब फिर प्रश्न ने पूछा है कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं का क्या अनुपात है? तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी अनुपाते द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी। ठीक है, यही अनुपात हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो अब इसमें संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कितने हुए हैं? 10। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 10 अनुपाते द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी हो जाएंगे 30। तो ये बच्चों का अनुपात कितना हो जाएगा? 10/30। 10/30 यानी कट जाएगा, यानी 1:3 का अनुपात होगा। तो अतः प्रथम श्रेणी में, आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा उत्तर। अतः प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी व द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों का अनुपात 1:3 होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों किस तरीके से हल करना है? अब बढ़ते हैं बच्चों इसके दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। तो एक ग्राफ बना हुआ है आपकी बुक में, ये देखिए। तो यहाँ पर जो है इस ग्राफ बना हुआ है, तो किससे कितने जो है दुर्घटनाग्रस्त होते हैं उसके लिए बारे में दिया गया है कि कितने लोग जो है किस तरीके से घायल होते हैं। तो सबसे अधिक घायल वाले व्यक्ति जो है वो किस चीज़ में यात्रा कर रहे हैं, ऐसा करके पूछा गया है। यहाँ पे इसका ग्राफ बना हुआ है। तो इसमें प्रश्नों के उत्तर जो है वो दिए हुए हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर। तो इसमें से बच्चों पहला प्रश्न है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे? तो यहाँ पर देख के ही समझ में आ रहा होगा कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति सबसे ज़्यादा डिग्री वाला कोण कौन सा? 144 डिग्री सबसे ज़्यादा है, अंश का कोण सबसे ज़्यादा है। तो 144 अंश के कोण मतलब कौन से थे वो लोग? पैदल यात्रा करने वाले। तो सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति पैदल यात्रा कर रहे थे। किस प्रकार की जगह क्या लिखेंगे आप? पैदल यात्रा कर रहे थे। ठीक है, पैदल यात्रा कर रहे थे। फिर साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? तो साइकिल से यात्रा करने वाले जो है वो प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पर कितने प्रतिशत के रूप में बच्चों ज्ञात करना है। प्रतिशत का मतलब होता है बटे, मतलब 100वें भाग के रूप में ज्ञात करना है। तो साइकिल से यहाँ पर देखिए 36 दिया हुआ है। टोटल कितना कोण है हमारा? 360। तो इसमें बच्चों इस तरीके से करेंगे 36/360 ना। और यहाँ पे प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। ठीक, प्रतिशत का मतलब होता है 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपका प्रतिशत, यानी यहाँ पे कट जाएगा ये। ठीक, 36 से 36 कट जाएगा, 10% आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से बच्चों इसके मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत घायल हुए? तो ये भी जो है आप निकाल लीजिएगा इसी तरीके से जैसे ये किया गया है। और यहाँ पर पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशत कितनी है ये भी आप निकाल सकते हैं। तो ये इसी टाइप से निकालना है बच्चों। और विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है ये भी जो है आपको निकालना है। तो ये बच्चों इसी टाइप से इस प्रश्न को
हल करना है। एक बता दिया गया है, उसके पहले वाला प्रश्न भी उसी टाइप का था। तो ये जो है बाकी का जो है वो आपका होमवर्क है, इसका 3rd, 4th और 5th पार्ट आपका होमवर्क है, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, करिएगा, निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्न जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क है। आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।